हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 16 सॉल्व करेंगे। आज का विषय है हिंदी और ये जो अनुच्छेद है ये पाठ 2 बाल गोविंद भगत से लिया गया है। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बैनीपुरी और आपको आपकी पुस्तक का नाम तो पता ही होगा, क्षितिज भाग 2, ये आपकी पुस्तक का नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी वर्कशीट की एंट्रीज बता दूं। अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 10 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। ये अनुच्छेद है बाल गोविंद भगत पाठ से। रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नामक पाठ में समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों एवं रीत रिवाजों को नकारते हुए सामाजिक सुधार का पुरजोर समर्थन किया है। बच्चों, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि यह अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है, बाल गोविंद भगत पाठ से। और इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बैनीपुरी जी। और इस पाठ में किस बात पर वर्णन किया गया है? समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों और रीति रिवाजों को नकारते हुए, मतलब उन्हें स्वीकार नहीं करते हुए सामाजिक सुधार का पुरजोर समर्थन किया है। पुरजोर मतलब भरसक समर्थन, जितना कर सकते थे उतना। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। अब हमें यह अनुच्छेद पढ़ना है और इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पुतोहू, पुतोहू मतलब बहू, से ही आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। इसका मतलब है कि इस पाठ में जो बाल गोविंद भगत हैं ये मेन कैरेक्टर हैं, पाठ के मुख्य पात्र हैं। इनका एक बेटा है और एक इनकी पुतोहू है, मतलब पुत्र वधू है। जब इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चिता को ये अपनी बहू से ही आग दिलवाते हैं और फिर जैसे श्राद्ध हो जाता है, उसका श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ अपनी बहू को भेजने के लिए कहते हैं। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना, और उसे यह आदेश भी देते हैं कि इसकी अपनी पुतोहू के लिए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतोहू रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। ये वो तर्क देती है जिससे कि वो उसे ना भेजें। वो तर्क देती है कि मैं बुढ़ापे में चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, मतलब मुझे इस घर से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। लेकिन जो बाल गोविंद भगत थे वो निर्णय कर चुके थे, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। उन्होंने कहा कि या तो तुम चली जाओ और अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही इस घर को छोड़ दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती, मतलब अंततः उसको वो घर छोड़कर जाना पड़ा। अब इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से आग दिलाई। ये हमने अभी पढ़ा था अनुच्छेद में। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, अनुमान लगाइए। अब ये जो इसके पीछे तर्क है वो इस अनुच्छेद में नहीं दिया गया। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो आप समझ पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो अभी मैं इसमें आपको इसके आंसर्स भी समझाऊंगी। लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पुतोहू की दूसरी शादी के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया है, इसमें बताना है समाज को क्या संदेश दिया है। घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पुतोहू ने क्या तर्क दिया, अभी हमने पढ़ा था कि क्या क्या तर्क दिए थे। और लास्ट 4th क्वेश्चन है, इसमें गतिविधि है। आप अपने आसपास के किसी एक सामाजिक बुराई के बारे में अपने विचार लिखिए तथा यह भी बताइए कि उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से इसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न था इसमें कि बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से आग दिलाई, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर है, बाल गोविंद भगत भगवान के निराकार रूप को मानते थे। निराकार रूप मतलब भगवान साकार नहीं है, निराकार हैं, कण कण में भगवान बसे हैं। इस बात को बाल गोविंद भगत मानते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इसलिए भगत ने अपने बेटे के क्रियाकर्म में कोई आडंबर नहीं किया और उसकी चिता में आग अपनी पतोहू मतलब बहू से दिलाई।
ठीक है, ये एक तर्क था। इसी तर्क की वजह से, तर्क कौन सा था कि वो मानते थे कि भगवान का निराकार रूप है और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इसीलिए उन्होंने कोई भी आडंबर नहीं किया और अपने बेटे की चिता में उस आग अपनी पतोहू से दिलाई थी। तो यहाँ पे था क्या तर्क हो सकता है, तो ये हमारा तर्क है। ठीक है, इसमें ये बताया गया अनुमान लगाओ। अनुमान लगाने का मतलब है कि अनुच्छेद में नहीं दिया है, आपको खुद से सोच समझ के इसका आंसर देना है। तो ये हमारा इसका पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पतोहू की दूसरी शादी के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया है। देखिए, जब पति की मृत्यु के बाद जो पतोहू थी, जो उसकी पत्नी थी, उसकी शादी मतलब विधवा विवाह को समर्थन दिया है। बाल गोविंद भगत जी ने विधवा विवाह को समर्थन दिया है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत पुरानी सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पुरानी सामाजिक मान्यताएं क्या थी? पति के साथ पत्नी को ही या तो उसके साथ ही उसे जला दिया जाता था, सती प्रथा वाली विचार माना जाता था समाज में, या फिर उनका जो विधवा होती थी उसकी दोबारा शादी नहीं की जाती थी। लेकिन जो बाल गोविंद भगत थे वो सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। भगत के अनुसार पतोहू अभी जवान थी, उसके सामने सारा जीवन था, वह अकेले नहीं रह पाएगी, ऐसा उनका अपना विचार था, अपना मानना था कि बहू अकेले जीवन नहीं जी पाएगी। मनुष्य का मन चंचल होता है। इन सभी बुराइयों से बचने के लिए वे पतोहू का दूसरा विवाह करा देना चाहते थे और समाज में विधवा विवाह मतलब लड़की को ससम्मान जीवन जीने का उन्होंने संदेश दिया है। बच्चों, आपको ये प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पतोहू ने क्या तर्क दिए। अभी हमने अनुच्छेद में इसका आंसर तो पढ़ा था कि घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पतोहू ने कहा कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद गोविंद भगत मतलब अपने ससुर को बढ़ती उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहती, उनकी सेवा करना अपना फर्ज समझती थी। वो समझती थी कि अब उनका सेवा करना ही उसका फर्ज है। पतोहू के अनुसार गोविंद को बीमार पड़ने पर, जो भगत थे उनके बीमार पड़ने पर उन्हें पानी देने वाला और उनके लिए भोजन बनाने वाला कोई और नहीं था। इसलिए इन तर्कों के आधार पर पतोहू भगत को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और जो चौथा प्रश्न था वो एक एक्टिविटी थी, गतिविधि थी। तो गतिविधि करते हैं। गतिविधि थी कि आप अपने आसपास व्याप्त किसी सामाजिक बुराई के बारे में लिखिए अपने विचार, और उस बुराई को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखो, इसमें हम हमारे चारों ओर एक ये सामाजिक बुराई फैली हुई है, वो है अशिक्षा। अशिक्षा मतलब शिक्षित ना होना, न या निरक्षर रहना, मतलब बिल्कुल ही बिना पढ़ा लिखा रहना। अशिक्षा या निरक्षरता एक सामाजिक अभिशाप है। ये बहुत मतलब कि जो अशिक्षित है या निरक्षर है उसका जीवन दुखमय और कष्टमय रहता है, तो ये उसके लिए एक अभिशाप बन जाता है। साहित्य, संगीत व कला विहीन मनुष्य। साहित्य, संगीत व कला विहीन मतलब के बिना। साहित्य, संगीत व कला विहीन मनुष्य सींग रहित पशु के समान होता है। इसमें मनुष्य की तुलना किससे की गई है? पशु से की गई है, और एक ऐसे पशु से जिसके सींग नहीं होते। तो कौन सा मतलब व्यक्ति होता है ऐसा जो साहित्य की जानकारी ना रखता हो, ना संगीत का हो और ना ही कला की जानकारी रखता हो। तो अगर कोई मनुष्य ऐसा है तो वो एक पशु के समान है, सींग रहित पशु के समान है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा। जब शिक्षा हम प्राप्त करते हैं तो उसकी जड़ बहुत कड़वी होती है, बहुत मेहनत करने के बाद शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन उसका जो फल मिलता है वो बहुत ही मीठा मिलता है। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग अशिक्षित हैं जो शिक्षित व्यक्ति की तरह अपने जीवन में सम्मान व सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समाज व राष्ट्र की उन्नति शिक्षित व्यक्तियों की सफलता पर ही निर्भर करती है। समाज की और राष्ट्र की उन्नति कब होती है? जब व्यक्ति शिक्षित होता है। अगर शिक्षित होते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, और यही केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं होती बल्कि पूरे समाज की और राष्ट्र की सफलता होती है।
अब नेक्स्ट उसमें पूछा गया था कि निरक्षरता को दूर करने के उपाय, तो किन तरीकों से हम निरक्षरता को दूर कर सकते हैं। ये देखिए, शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, लोगों को ये बताना कि अगर आप शिक्षित हैं तो आपको कितने लाभ हो सकते हैं। दूसरा देखिए, सरकार द्वारा प्रदत्त मुफ्त शिक्षा से लाभ लेना, सरकार द्वारा सभी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, हाई स्कूल में, इंटर कॉलेज में, इसके अलावा डिग्री कॉलेजों में भी, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, सभी में मुफ्त शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाती है। जो गरीब हैं, जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो उन सभी के लिए व्यवस्था होती है। तो उससे लाभ लेना, अगर हम उससे लाभ लेंगे तो निरक्षरता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 3, काम करने वाले लोगों के लिए देर रात तक चलने वाली ऑनलाइन क्लासेस से होने वाले लाभों के बारे में बताना। उन्हें ये बताना कि नाइट में भी, लेट नाइट तक भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति जो सारे दिन बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, वो व्यक्ति भी ऑनलाइन क्लास से लाभ ले सकता है। शिक्षा प्रदान करने वाले सामाजिक संस्थानों से लाभ प्रदान करना, बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्थान होते हैं जो समाज को शिक्षित करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, तो उनसे भी लाभ लिया जा सकता है। बच्चों को शुरुआती शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक व पारिवारिक सहायता, देखो जब बच्चे की शुरुआती शिक्षा होती है तो उसी समय अगर उसकी जड़ों को मजबूत कर दिया जाए, अगर उसकी शिक्षा के शुरुआती दिनों में उसकी सहायता की जाए, तो वो एक शिक्षित व्यक्ति बनकर उभरता है। और कैसे सहायता, एक सामाजिक रूप से या एक पारिवारिक सहायता। लड़के लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव ना करना, ऐसा नहीं कि लड़कों को पढ़ाया जाए और लड़कियों को ना पढ़ाया जाए, इस तरह से भेदभाव नहीं करना है। उपयुक्त नियमों का पालन करके हम निरक्षरता को दूर कर सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आज की जो वर्कशीट है वो आपकी बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।